तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। सभी को मुबारकबाद जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एडमिट कार्ड्स का। फॉर्म फिल कर चुके थे वो 9th एमयू एंट्रेंस का, लेकिन एडमिट कार्ड्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो एडमिट कार्ड्स अक्सर एक हफ़्ता पहले आते हैं, लेकिन 11 मई को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, लगभग 11 दिन पहले आ चुके हैं। तो एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है, OMR से लेकर कन्फ्यूजन, एग्ज़ाम हॉल में क्या ले जाना है, OMR को कैसे फिल करना है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो जो भी सवाल इस टाइम पर आपके मन में आते हैं ये जायज़ हैं और इनके आंसर्स मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलें लास्ट तक बने रहिए। हर वो सवाल जो आपके मन में भी आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सारे सवालों के आपको इंशाल्लाह जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे। अपने फ़ोन के या लैपटॉप के या सिस्टम के ब्राउज़र पर आप सर्च करोगे amucontrollerexams.com। सर्च करने के बाद में आपको जो इंटरफेस नज़र आएगा उस पर आप देखिएगा कहीं लिखा होगा एडमिट कार्ड फॉर वेरियस कोर्सेज, उस पर आप क्लिक कर लोगे। एडमिट कार्ड फॉर वेरियस कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लास 9th के हैं तो क्लास 9th, क्लास 6 के हैं तो क्लास 6th, और अक्सर क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। तो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे क्लास 9th। उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। जो आपने फॉर्म फिल किया था ना, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिला था, अगर नहीं मिला है तो निकाल सकते हो। वहीं पर आप देखिएगा नीचे की तरफ लिखा होगा नो योर एप्लीकेशन नंबर, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा जो आपने फॉर्म फिल करने के टाइम पर यूज़ किया था। और आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद में लॉगिन करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो नोट कर लीजिएगा। वापस से जाइएगा ब्राउज़र पर amucontrollerexams.com पर जाओगे, एडमिट कार्ड पर जाओगे और डाउनलोड कर लोगे एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से अपना एडमिट कार्ड। ठीक है ना। अब एडमिट कार्ड तो आ गया, इसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। सेफ साइड रहने के लिए एक से ज़्यादा निकलवा के रख लीजिएगा। अब उसका क्या करना होगा इसका हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मैंने यहाँ पर हाइड कर दी हैं, जैसे फ़ोटो है, नाम है, पेरेंट्स का नाम है। लेकिन बाकी चीज़ें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या आपको ले जाना पड़ेगा इसके साथ में। तो जो एडमिट कार्ड है ये तो आपको ले जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। एग्ज़ाम सेंटर आपका अलीगढ़ में ही कहीं होगा, वो सब इस पर मैंशन होगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ओके, और ये रोल नंबर लिखा होगा। देख लो ज़रा, क्योंकि जब OMR आपको मिलेगी ना, तो OMR पर रोल नंबर, नाम, ये सब फिल करना पड़ता है आपको। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है। ओके, आई होप आपने फॉर्म में नाम फिल सही किया होगा, वरना अगर नाम में कुछ चेंजेस हो गए ना, कि आपका यहाँ नाम कुछ और हो गया और जो आप अपने आधार ले गए हो, कोई ID ले गए हो, वहाँ पर नाम कुछ और हो गया, तो नाम चेंज होने की वजह से हो सकता है कि आप एग्ज़ाम ना दे पाओ। तो उम्मीद है कि सही फिल किया होगा तो नाम सही होगा। देन आपका यहाँ पर जेंडर लिखा होगा। स्पेशल कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ मेंशन होगा, नहीं किया होगा तो मेंशन नहीं होगा। स्क्राइब रिक्वायर्ड, ये उन लोगों के लिए होता है जो देख नहीं पाते हैं, तो ऐसा आपके साथ नहीं है तो नो लिखा हुआ है। यहाँ पर माँ का नाम लिखा होगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का मतलब ये है ना कि ये सब एडमिशन मिलने के बाद वेरीफाई किया जाएगा। अभी आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया तो वो उसके बाद वेरीफाई भी करेंगे कि आपका नाम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है। ओके, यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए होगा, आपका साइन चाहिए होगा, लेकिन अभी से मत साइन कर देना। ये साइन आपको तब करना होगा जब आपसे इन्विजिलेटर बोलेगा। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुँचोगे, आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो इन्विजिलेटर आएगा आपकी सीट पर और बोलेगा कि यहाँ साइन करो, उस टाइम पर साइन करिएगा, पहले से साइन मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। ओके, ये छोड़ देना आप, ये इन्विजिलेटर के लिए है। यहाँ आपको फ़ोटो लगाना है और ये फ़ोटो आप पहले से ही लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है, यही सेम फ़ोटो यहाँ पर लगना है। ओके, ऐसा ना हो कि ये फ़ोटो तो अलग टाइम का है और ये फ़ोटो अलग टाइम का है। यहाँ आपने कैप पहनी है, यहाँ कैप नहीं पहनी है, यहाँ चश्मा लगाया है, यहाँ चश्मे लगाया है, तो सेम टाइम का मतलब सेम फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो तो आपकी ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन वो भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, ये अलग तरह की आएगी, 2 मिनट के बाद खिंचाऊंगा वो अलग तरह की आएगी, तो ये डिफरेंट फ़ोटोज़ नहीं चलेंगी, सेम फ़ोटो आपको लगानी है। ओके, तो एडमिट कार्ड्स की कॉपीज़ 1 2 3 कुछ ले लीजिएगा और फ़ोटो भी 1 2 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ताकि वहाँ कुछ मिस्टेक हो तो आप सही कर सको। तो ये फ़ोटो पहले से ही लगा लेना, लेकिन साइन पहले से मत करना, साइन वहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, नीचे देख लो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपका सेंटर नेम क्या है और सेंटर कोड क्या है। तो सेंटर नेम फॉर एग्जांपल ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स,
ऐसी अलग अलग सेंटर नेम आपको देखने को मिलेंगे अपने अपने एडमिट कार्ड्स में। ये सेंटर कोड है 111, आपका भी कुछ सेंटर कोड होगा, 107 होगा, 130 ऐसा कुछ होगा ना। तो ये सेंटर कोड भी आपको OMR में फिल करना होता है, तो ये सब देख लीजिए पहले से। ओके, वहाँ अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप इन्विजिलेटर से पूछ भी सकते हो। आपको लगे ना सर अगर मैं कुछ भूल गया, कुछ मैंने गलत कर दिया तो डरिए मत, इन्विजिलेटर वहाँ पर होगा, उससे आप पूछ सकते हो सर क्या करना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। सेंटर का एड्रेस ताकि आप पहुँच सको, ये AMU कैंपस अलीगढ़ में है। ओके, आपको 1 घंटा पहले तो पहुँचना ही होता है सेंटर। बेहतर होगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँच जाओ, ताकि आराम से देख लो सेंटर कहाँ पर है और कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। देन टेस्ट की डेट आपको मालूम है ना, 11 में है। टाइमिंग 10 बजे से है, 10 बजे से 12 बजे तक ये चलता है, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहली बात तो आपको ये जो एडमिट कार्ड है ये लेकर जाना है, बिना एडमिट कार्ड के तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। आपको वहाँ पर टाइम पर रिपोर्ट करना है। ओके, अगर आपका 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आप 9 बजे वहाँ पहुँच चुके हों, कोशिश करिए कि 9 से भी पहले पहुँच चुके हों। वहाँ भीड़ होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो टाइम लगता है एक एक करके स्टूडेंट्स को अंदर भेजने में, तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले ही पहुँच जाएँ। अगर आप बहुत दूर से जा रहे हो तो अपना ट्रैवल प्लान बना लो। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि उन्हें कोलकाता से जाना पड़ता है अलीगढ़, लखनऊ से जाना पड़ता है अलीगढ़, और वो लोग प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बनाते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि बस नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है, और वो फिर पूरी तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा आपके साथ हो गया तो बहुत अफसोस होगा, मुझे भी और आपको भी। तो ऐसा ना हो तो इसलिए प्लानिंग आप फ़ौरन ही कर लो। ओके, आज ही प्लानिंग कर लो कि आप अलीगढ़ कैसे जाओगे। उम्मीद है बहुत से लोग प्लान कर भी चुके होंगे, ट्रेन के टिकट्स बुक कर लिए होंगे, बस को बुक कर लिया होगा। तो जो भी है अरेंजमेंट आप पहले से कर लो। अगर आप अलीगढ़ में ही रहते हो आपके लिए आसान है, अदरवाइज़ दूर से आने वालों के लिए थोड़ा पहले से अरेंजमेंट करना बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड जो ये है ये A4 शीट पर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ओके, किसी प्रिंटिंग की शॉप से, या घर पर है प्रिंटर तो वहाँ से निकाल लोगे। और साथ में आपको एक फ़ोटो भी ले जाना है। मैंने बोला है 2-3 एक्स्ट्रा फ़ोटो रख लीजिएगा, और ये सेम फ़ोटो होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पर लगा हुआ पहले से आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। इसके बाद में जो आप पेन ले जाओगे वो ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, इनमें से कोई एक पेन लोगे। और वो पेन कैसा होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू कलर का होना चाहिए, ग्रीन नहीं चलेगा, रेड नहीं चलेगा, कोई और कलर नहीं चलेगा। और ये सिंपल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब पेन ऐसा हो कि बाहर से ही अंदर की उसकी रेफिल दिख रही हो। ओके, वरना क्या है ना कि इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं कुछ लोग, पेन के अंदर ही कोई पर्ची या कोई चीटिंग का मटेरियल भर लेंगे और बाद में पेन बंद कर लेंगे। तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए आपको अलाउ ही नहीं किया गया है कि आप नॉन ट्रांसपेरेंट पेन ले ही नहीं जा सकते हो। तो ट्रांसपेरेंट पेन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। देन आपको अपनी एक आईडी ले जानी पड़ेगी, ये प्रूव करने के लिए कि आप ही एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, सही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आए हो। तो क्या क्या ले सकते हो, आपका अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो, या फिर पैन कार्ड अगर है तो वो ले लो। ओके, सारे आईडी कार्ड्स तो होंगे लेकिन जो भी आप ले जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार है, इनका आप ओरिजिनल भी रख लोगे और फोटो कॉपी भी रख लोगे। ओके, इसमें से जो भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है मेरा तो पासपोर्ट भी मेरे पास है और मेरा तो आधार कार्ड भी है, तो दोनों लेके चले जाओ आप। ओके, कोई रिस्क नहीं लेना है, आपके पास 2-3 आईडीज़ जो भी हैं वो लेके चले जाओ। अक्सर लोगों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो अगर कुछ नहीं है तो आधार कार्ड लेकर चले जाइए, ओरिजिनल भी रख लीजिए और फोटो कॉपी भी रख लीजिए। गेट पर हो सकता है कि वो ओरिजिनल भी चेक करें, ओके, और फोटो कॉपी भी चेक करें। और जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ आए होंगे उनको वो एक्स्ट्रा चीज़ें वापस कर दी जाएंगी, या आप वहीं लेके चले जाओगे, किनारे रख दोगे, बाद में उठा लोगे। ओके, उसके बाद में क्योंकि गर्मियों का दिन है तो ऑब्वियसली 2 घंटे में 3 घंटे में प्यास तो लग सकती है, तो पानी की बॉटल ले जाना अलाउ है, लेकिन पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, ऐसी बॉटल नहीं होनी चाहिए जिसमें बाहर से पानी दिख ना रहा हो। ओके, तो ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल ले लेना, जैसे ये है ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल। ठीक है ना, ऐसी बॉटल ले लेना। तो इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं वो नहीं ले जा सकते हो, जैसे कैलकुलेटर, घड़ी, डिजिटल वॉच। ओके, ऐसा कुछ भी जिसमें ये रिस्क हो कि चीटिंग हो सकती है, आप नहीं ले जा सकते हो। ओके, अपनी ही सीट पर बैठिएगा, आप देख लीजिएगा आपकी सीट कहाँ है, वहीं बैठिएगा, दूसरे की सीट पर मत बैठिएगा। ओके, वरना हो सकता है कि दूसरे की सीट पर बैठने की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। देन कभी कभी वहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है, कोई वीडियो बनाता है। ओके, तो अगर वीडियोग्राफी हो रही हो, फोटोग्राफी हो रही हो,
तो उस टाइम पर जब आपके सामने कैमरा आएगा तो अपना सर ऊपर कर दीजिएगा ताकि आपको पहचाना जा सके, ठीक है ना। अच्छा जी, वो बस 1-2 सेकंड के लिए करना पड़ेगा। और टेस्ट के टाइम पर आपको साइलेंस मेंटेन रखना है। OMR के बारे में बताऊंगा अभी मैं, OMR को कैसे फिल करते हैं डिटेल में बताऊंगा। और पेन के बारे में बता चुका हूँ कि कैसा पेन इस्तेमाल करना है आपको। अगर पेन में कुछ गलती हो, OMR में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, OMR में कुछ भी लिखने के बाद में दोबारा वो सही नहीं हो सकता है। तो OMR में कुछ भी फिल करने से पहले, बबलिंग करने से पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई तो वो फिर सही नहीं हो पाएगी। ओके, कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं वो। तो कोशिश ये करिएगा मेरे से कोई मिस्टेक हो ही ना पाए। मैं जो भी फिल करूँ, आंसर्स फिल करूँ या नाम फिल करूँ या सेंटर कोड फिल करूँ, वो सब परफेक्ट ही हो, कुछ भी गलत ना हो। ओके, उसके बाद में 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप लेट आओगे तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप 5 मिनट लेट आए और आपने बोला कि वो बस छूट गई थी, ट्रेन छूट गई थी, जैम में फंस गए थे, ये कोई एक्सक्यूज़ वहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप ये सब मत सोचिएगा कि एक्सक्यूज़ दे दोगे तो वहाँ एंटरटेन कर लिया जाएगा, आपको एंट्री मिलेगी नहीं। तो आप 1 घंटा 2 घंटा पहले ही पहुँचिएगा। एक और बात, अगर आपको एग्ज़ाम के बीच में ऐसा फील हुआ ना कि 1 घंटे में एग्ज़ाम में रहोगे, अब मैं निकल जाऊँ, तो निकल भी नहीं सकते हो, आपको 2 घंटे के बाद ही वहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज़ अलाउ नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी आप एडमिट कार्ड पर और भी पॉइंट्स को अच्छे से देख सकते हो। OMR की फिलिंग, तो OMR को बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसमें दोबारा आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इन्विजिलेटर की हेल्प ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब देखो OMR आपको कैसी मिलेगी, अलग अलग क्लासेस के लिए थोड़ी बहुत OMR चेंज होती रहती हैं। जैसे 11th एंट्रेंस के लिए थोड़ी अलग हो सकती है, 9th एंट्रेंस के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। ओके, तो जो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ वो एक नॉर्मल OMR शीट है, थोड़ी सी आपकी इससे डिफरेंट हो भी सकती है, लेकिन इसको समझ लोगे कैसे फिल करना है तो अपनी भी फिल ही कर लोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है, तो यहाँ पर नाम लिख दोगे। ओके, जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है मोहम्मद उमर, तो MOHAMMAD मोहम्मद हो गया, स्पेस दे दो एक और उमर फिल कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अब मोहम्मद भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, किसी का मोहम्मद MU से लिखता है, कोई MO से लिखता है, कोई MD सिर्फ लिखता है, कोई MOHD लिखता है। तो जो आपने फॉर्म पे फिल किया हो, जो भी आप एक्चुअल में डालते हो किसी डॉक्यूमेंट पे, वही एग्जैक्ट नाम डालिएगा। ओके, इसके बाद ये कैंडिडेट के लिए है, मतलब आपके लिए होगा, और यहाँ पर आपको साइन करना है और डेट डालनी है। ओके, तो इन्विजिलेटर से आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो अदरवाइज कर दीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो बुकलेट नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। कन्फ्यूजन है, बात कर लीजिएगा इन्विजिलेटर से। ये सिर्फ इन्विजिलेटर के लिए है, यहाँ कुछ मत फिल करिएगा। जहाँ ये लिखा हो फॉर इन्विजिलेटर ओनली, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको लगे मुझे तो पता है कि रूम नंबर कौन सा है, मैं फिल कर देता हूँ, इन्विजिलेटर का काम हल्का कर देता हूँ, तो आप उनका काम हल्का करने के चक्कर में अपना काम भारी कर लोगे, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर। तो जब मैं आपको आपका एडमिट कार्ड दिखा रहा था ना, तो उस पर दिखा रहा था ना कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, एडमिट कार्ड क्या है और आपका सेंटर कोड क्या है, तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ आप अपना रोल नंबर डाल दोगे। ओके, रोल नंबर कैसे फिल करना है, मान लेते हैं कि किसी का रोल नंबर है 00909, थोड़ा सा 0 फिल नहीं हो रहा है, चलो आगे देखते हैं, 0987603, ऐसा कुछ है ना। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके नीचे क्या करना है, 9 के नीचे 9 की बबलिंग कर दो। ओके, 9 की बबलिंग कर दो। इसको ऐसा फिल करो कि पूरा फिल भी हो जाए और बाहर भी ना जाए। ओके, आराम से फिल करो। 8 के नीचे 8 की बबलिंग कर दो, 7 के नीचे 7 की बबलिंग कर दो, 0 के नीचे 0 की बबलिंग कर दो, ठीक है ना। ये इसको फिल करने को बोलते हैं बबलिंग। 3 के नीचे 3 को कर दोगे। इसी तरह ट्रांजैक्शन आईडी हो सकता है, वहाँ पर लिख करना है। अगर कन्फ्यूजन कुछ भी होगा ना तो आप फ़ौरन पूछोगे वहाँ। सेंटर कोड, अगर सेंटर कोड 130 है तो 130 कर लो, 111 है तो 111 कर लो, अगर 117 है 117 लिख लो। ओके, अगर 117 है तो 1 के नीचे 1 की बबलिंग होगी, और फिर 1 के नीचे 1 की होगी, 7 के नीचे 7 की होगी। क्वेश्चन पेपर सीरीज़, तो अगर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ पर कुछ लिखा हो ABCD तो लिख देना, ABCD जो भी है। ओके, ना लिखा हो तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लेना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इन्विजिलेटर से बात कर लीजिएगा,
घबराइएगा मत, गलत मत कुछ करिएगा, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स कैसे फिल करने होंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप क्वेश्चन पेपर जब देखोगे ना, तो उसमें पहले आप वो क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिएगा जो आपको आसान लगते हों, जहाँ आपको लगता है कम टाइम में आंसर्स निकल पाएंगे। ओके, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है अभी सोचना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप छोड़िएगा, बाद में करिएगा। ओके, जो होते जाए उस पर थोड़ा सा टिक लगा सकते हो पेंसिल की हेल्प से। ओके, तो मान लेते हैं फर्स्ट का आंसर आपको लगता है बी है, तो यहाँ बी पर बबलिंग कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बी एक बार फिल कर दिया है और आपको बाद में ऐसा लगा अरे मैंने तो गलत फिल कर दिया है, इसका आंसर तो सी होना चाहिए था, तो आप कोई चेंज नहीं हो सकता है। ओके, चेंज कर दिया आपने, कुछ इरेज कर दिया, ब्लेड से काट दिया और फिर सी लिख दिया, तो ये चेक वेक नहीं होगा, इस पर आपको मार्क्स तो जीरो ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली ही बार में आपको केयरफुल रहना है कि मैं जो भी आंसर दूँ वो सही दूँ, गलत ना होने पाए, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट आफ्टरवर्ड्स। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 85 तक क्वेश्चंस के आंसर्स दे दोगे। तो उम्मीद है OMR वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग पर। बेटा एडमिट कार्ड पर अगर आप देखोगे ना इंस्ट्रक्शंस में, तो वहाँ कहीं लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, हर गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। क्लास 9th एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन का मार्क गलत दिया है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए। पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जिन्हें आप समझते हो, सॉल्व कर पाते हो, आसान लगते हैं आपको, और उसके बाद लास्ट में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिएगा, भले ही आप गेस करके दीजिएगा। गेस में यह है कि आप अपना बेस्ट गेस कर देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4 ऑप्शंस हैं, तो ये तो पता लग गया कि ए गलत है, बी गलत है, लेकिन सी और डी में कन्फ्यूज़ हो गए। तो सी और डी में आपका जो भी उस टाइम पर इंस्टिक्ट बोले, जो भी दिल बोले, जहाँ आपको ज़्यादा लग रहा हो कि चांसेस हैं आंसर होने के, वो आप करके आ जाइएगा। आंसर ना देने से बेहतर है कि कुछ करके आ जाओगे, ठीक है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं आपको बोलता कि मत करना गलत आंसर्स। ओके, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप करिएगा। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मालूम है उनके करिएगा, क्योंकि अगर गेस ठीक हो गया तो मार्क्स तो मिल जाएंगे। ओके, वरना तो मार्क्स चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस PYQs पर आते हैं। अभी क्या ना, टाइम बहुत कम है, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 11th को आपको एग्ज़ाम है। ओके, तो टाइम बहुत कम है, तो आपको करना ये है ना कि अगर आप PYQ सॉल्व कर चुके हो तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू करिए, वरना PYQ सॉल्व करिए। P का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप 2024 का पेपर निकालिए, उसको सॉल्व करिए, 2023 का पेपर सॉल्व करिए। ओके, और ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। आप ये भी देखो कि पूरा पेपर सॉल्व करने में 2 घंटे लगे या 2 घंटे से ज़्यादा लग गए। अगर 2 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको तो वहाँ 2 ही घंटे मिलेंगे, और कभी कभी 2 घंटे से भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप OMR में थोड़ा इंगेज रह जाते हो 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है ना। तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक बात, अभी तक के AMU में SST मतलब सोशल साइंस नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अभी सोशल साइंस भी पूछी जाने लगी है। तो आपको सोशल साइंस के PYQs कहाँ मिलेंगे? उसके लिए आप जामिया के PYQs देख लीजिएगा। ओके, जामिया के एंट्रेंस पेपर्स निकाल सकते हो, उसमें आप SST वाला पोर्शन देख सकते हो। ओके, पिछले 4 5 6 7 सालों के जितने भी निकालना चाहो आप निकाल लो, उसकी तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अगर PYQs ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, आपको लगता है सब क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। तो मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मैथ में आपको कोई फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है। ओके, कोई कॉन्सेप्ट समझना पड़ सकता है, या फिज़िक्स में कोई फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है। लैंग्वेज के अंदर किसी टेंस को समझना पड़ सकता है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे या मैथ के फॉर्मूलाज हैं, तो इन सब की कहीं लिस्ट बना लीजिए। अगर बनी बनाई है तो उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको करना आता हो, लेकिन उस टाइम पर आप फॉर्मूला ही भूल गए। आप यही भूल गए कि पेरीमीटर फाइंड कैसे करते हैं, आप यही भूल गए कि वॉल्यूम फाइंड कैसे करते हैं, आप यही भूल गए कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं इस शेप का। तो ये फॉर्मूलाज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर बड़ा अफसोस होता है कि मुझे पता था सॉल्व करना है कैसे, बस ये मैंने फॉर्मूला को बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया और इसकी वजह से ये होगी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। एक मन में डाउट रहता है ना, सर कितने मार्क्स आ जाएं कि कंफर्म्ड है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कितनी मेहनत करें, कितना रिजल्ट ले आएँ कि सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएं। तो मैं आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ दिखाता हूँ। ओके, इस साल कट ऑफ क्या होगा ये तो नहीं पता है, ये तो
डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाएंगे, पेपर का लेवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, एवरेज होगा, ईजी होगा, तो ये अभी गेस नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन पिछले 3 साल का देखो, ये हमारे पास डेटा है। तो लगभग 69 मार्क्स का कट ऑफ गया था पिछले साल बॉयज़ के लिए, और ये लगभग 81.18% होता है। मतलब 81.18% अगर आपका रिजल्ट है तब आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर रिटन टेस्ट क्लियर हो गया आपका, कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आपके आ गए, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद फिर अलग कट ऑफ बनता है। मैं इंटरव्यू से पहले की बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल का ये है, गर्ल्स के लिए 78.23% था, मतलब 67 मार्क्स के आसपास पे जिन गर्ल्स स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उन्हें बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। कभी कभी ऐसा होगा ना कि मान लेते हैं जब 69 गए थे ना, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जा रहे थे इंटरव्यू के लिए जिनके मार्क्स 68 थे या 67 थे। तो अगर कट ऑफ ये गया है तो इससे कम वाले स्टूडेंट्स कैसे चले गए हैं? तो ये कट ऑफ मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी का कुछ स्पेशल कोटा लगा हुआ है, स्पेशल कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, तो उनके लिए कट ऑफ इससे कम होगा, 67, 65, 60 ऐसा कुछ भी रह सकता है। ओके, तो ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप में कोई स्पेशल कैटेगरी अप्लाई करके जा रहा है तो उसका कट ऑफ इससे कम हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल गर्ल्स का है 67। तो ये हो गया पिछले साल का। पिछले से पिछले चलते हैं, 2022 है ये, 22-23। तो बॉयज़ का गया था 66 और गर्ल्स का गया था 61। ये ब्रैकेट में परसेंटेज लिखा है। ओके, उससे पहले आप देख लीजिए। तो इन तीनों सालों को अगर एनालाइज करें ना, तो मैं तो ये बोलूँगा सेफ साइड अगर रहना है ना, तो इसमें टॉप वाले को देखो। बॉयज़ का टॉप गया है 69 और गर्ल्स का टॉप है 67। मतलब बॉयज़ से मैं बोलूँगा कि 70 मार्क्स के आसपास स्कोर लाने की कोशिश करिए, उससे कम पे खतरे की घंटी है। गर्ल्स को बोलूँगा 68 मार्क्स के आसपास कम से कम लाइए, वरना उससे ऊपर बड़ा रिस्क ही है। तो इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। टाइम बचा है, अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो अपना रिजल्ट काफ़ी आगे बढ़ा सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। टाइम मैनेजमेंट, देखो जी 85 क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे और 120 मिनट मिलेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट्स भी नहीं मिलेंगे, 2 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा। तो आपको करना ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े कम टाइम में निकल आते हैं। ओके, आपने क्वेश्चन देखा एसएसटी का या इंग्लिश का, तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, वो फ़ौरन समझ में आ गया, तो 5 सेकंड में देखा और 5 सेकंड में OMR पे बबलिंग कर दी, तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में उसका आंसर कर दिया। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपका टाइम बचा रहे हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, तो पहले आप इसी तरह के क्वेश्चंस को पहले कर डालो, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर कम हो जाए। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, वो 1-1 मिनट वाले कर लो क्वेश्चंस। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हों, जहाँ सोचना पड़ रहा है, जहाँ टाइम जाएगा, उनको लास्ट के लिए ही रखिएगा। अगर आपने पहला क्वेश्चन उठा लिया और आपको लगा ये तो मैथ का है, मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन 5 मिनट ले लिया आपने, तो भाई अगर 5 मिनट वाले 2-3 क्वेश्चंस कर डाले ना आपने, तो शुरुआत के 15-20 मिनट्स में आपने 4 ही क्वेश्चंस किए। फिर आप पे आएगा प्रेशर, अरे आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस, अभी तो 80 क्वेश्चंस बचे हैं, टाइम तो बहुत कम बचा है, 1.5 घंटा बचा है। तो वो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ना, तो फिर आप अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आप अच्छा रिजल्ट लाने वाले थे लेकिन फिर भी ख़राब कर दोगे आप। तो प्लीज़ पहले ईजी क्वेश्चंस, देन मॉडरेट क्वेश्चंस, देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, लास्ट में स्किप किसी को नहीं करना है, बाद में आप गेस करके ही लास्ट के 10 मिनट में या 5 मिनट में आप सब करके चले आओगे। तो एक टाइम टेबल बना लोगे एग्जाम डे के लिए, उसमें आप देख लो कि रिवीजन किस टाइम करना है। ओके, और अपना ट्रैवल का प्लान बना लोगे। हाँ, एक चीज़ देखो, आपको जो एग्ज़ाम देना है वो 10 बजे से 12 बजे तक के लिए देना है। तो अगर आप रोज़ाना अभी 10 से 12 के टाइम पर ही रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस टाइम पर अब माइंड क्या है ना, उस टाइम पर बहुत एक्टिव रहना सीख जाएगा, और एग्ज़ाम वाले दिन भी वो 10 से 12 के बीच बहुत एक्टिव होगा। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हम जैसे उससे काम करवाते हैं वो वैसे ही उसी का हैबिचुअल हो जाता है। तो अगर आप रोज़ाना 10 से 12 के बीच में मेहनत करोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वही चीज़ एग्ज़ाम वाले दिन भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, इनपुट ज़्यादा आपका ब्रेन देगा, आउटपुट ज़्यादा देगा ब्रेन। लास्ट है स्टे काम, घबराना नहीं। मेरी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिसमें आपको डर लग रहा होगा, सर एडमिट कार्ड में तो ऐसा होगा कि लग रहा है पुलिस पकड़ के जेल लेके चली जाएगी, सर एग्ज़ाम की कट ऑफ तो बहुत हाई है, हो ही नहीं पाएगा। तो रिलैक्स रहो। सिलेक्शन होता किसका है? इंसानों का होता है। ओके, और एग्ज़ाम देने जा कौन रहा है? एक इंसान देने जा रहे हैं, कोई एलियन तो जा नहीं रहे हैं। ओके, और सारे इंसान एक ही जैसे हैं। आपके पास भी ब्रेन है, मेरे पास भी ब्रेन है, और वही दूसरे के पास भी ब्रेन है। तो अगर उस बच्चे का हो सकता है सिलेक्शन, तो मेरा भी हो सकता है। अगर किसी जानने वाले का आपका सिलेक्शन हो चुका है 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो आपका भी हो सकता है। तो वो करके दिखाओ। ओके, घबराओ नहीं, हिम्मत लेके आओ, खुद भी हिम्मत लेके आओ, दूसरों को भी हिम्मत दो। ठीक है ना, तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ओके, टाइम पर सोएं, सोना भी ज़रूरी है।
कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर लिया करें। ओके, मोबाइल वगैरह का यूज़ मत करो वरना आप माइंड को और थका दोगे। पढ़ते पढ़ते जब थक जाओ ना तो आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो। ओके, तो क्या होगा ना कि अपनी बॉडी को आप आगे के लिए फिर तैयार कर देते हो कि अच्छा फिर परफॉर्म करेगा। आप ब्रेक में मोबाइल यूज़ करने लगे तो आपकी आंखें भी थकती हैं, ब्रेन भी थकता है, फिर आगे आउटपुट जो निकलने वाला था वो कम हो जाता है। तो अपना ख्याल रखिए। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए हैं। कुछ और डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चले मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को वेरी वेरी गुड लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सभी वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करें, और इस कट ऑफ जो भी निकलेगी उससे ऊपर रिजल्ट लाने के बाद में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए, और इंटरव्यू में भी आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।